हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन किस तरह का लाइफ प्रोसेस है और कैसे रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हम लोगों ने ये भी जान लिया था कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और दूसरा ऑक्सीजन की अब्सेंस में। हम लोगों ने ये भी देखा था कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, इन रेस्पिरेशंस को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिनको हम लोगों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने उनके बारे में बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने आपको बताई थी कि जो फूड डाइजेशन के बाद होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, वो सिंपल शुगर होता है जिसमें ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हो सकता है। तो ग्लूकोज की बात करें अगर, तो ग्लूकोज जो होता है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो रेस्पिरेशन में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो ये कि ग्लूकोज जो होगा इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। और ग्लाइकोलिसिस में दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बनते हैं, पाइरुविक एसिड दो मॉलिक्यूल बनते हैं, या इसी को पाइरुवेट भी कहते हैं, पाइरुविक एसिड या इसी को पाइरुवेट भी कहते हैं। पाइरुविक एसिड जो होता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसका जो फॉर्मूला है वो CH3C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड COOH होता है। तो ये दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बनेंगे। हम लोगों ने फिर इसके आगे देखा था कि अब जा करके यहाँ पे डिसाइड होता है कि जो ऑक्सीडेशन होने जा रहा है पाइरुविक एसिड का या पाइरुवेट का, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने जा रहा है या फिर ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने जा रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और इसके साथ जो है वो एनर्जी निकलती है। लेकिन अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऐसे में फिर दो चीजें हो जाती हैं कि अगर ये प्रोसेस प्लांट में होगा तो एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर ये प्रोसेस एनिमल में होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH COOH। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो ये चीजें हम लोगों के माइंड में रहनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, क्या चीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन? तो अगर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो द रेस्पिरेशन which uses oxygen is called एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी को क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा पहले बताया कि इसमें ऑक्सीडेशन जो होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी जो डाइजेस्टिव फूड स्टफ होते हैं दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए वेस्ट मटेरियल एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन को यूज करके होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या होता है इसमें? देखो, ग्लूकोज जो होगा ये ग्लूकोज टूटता है, किसमें टूट जाएगा? पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड
या जिसको पाइरूवेट कहते हैं। पाइरूविक एसिड कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड बनेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस होता कहाँ है? ध्यान रखना इस बात को कि ये प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अब क्या होगा? पाइरूविक एसिड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? एनर्जी तो रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी-कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में? Identify the reason where the glycolysis takes place in aerobic respiration या in respiration simply, क्योंकि anaerobic में भी तो इतना तो प्रोसेस होना ही होना है। तो ये पूछा जाता है कि बताइए कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेल के किस रीजन में होता है, किस पार्ट में होता है। तो सिंपली आपको बताना है कि ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में। अब अगर ये पूछेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किस पार्ट में होता है, सेल के किस पार्ट में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसको हम लोग कहते क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम पाइरूविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्रैब साइकिल। इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। तो कंप्लीट अगर रिएक्शन हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज। क्या चीज है ये? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH 2 मॉलिक्यूल। ये क्या चीज है? पाइरूविक एसिड। अभी अगर इसमें ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज बन जाएगा? एनर्जी। एनर्जी बनेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? H2O। कितना? 6CO2 प्लस 6H2O। ये बन जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। और ये प्रोसेस जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में। जबकि ऑक्सीडेशन का काम जो होता है वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसी को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट इसको। फिर हम लोग बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। मिटा लें? एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो वह रेस्पिरेशन which takes place without oxygen, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें there is no need of oxygen, जहां पे ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज और जान लो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन one molecule glucose gives 38 molecule of ATP। इस चीज को याद रखिएगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो होता है वो 38 मॉलिक्यूल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बनाता है। और चीज याद रखना कि 1 ATP that is equal to 7200 जूल ऑफ एनर्जी। एक ATP में इतनी एनर्जी होती है। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से कि 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है that is equal to कितना? देखो C6H12O6 this is the 1 molecule glucose। then what is its molecular mass? 6 into C plus 12 into H plus 6 into O। फटाफट निकाल सकते हैं।
6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16, तो 72 plus 12 plus 96 इक्वल टू 180 ग्राम। यानी मतलब क्या हुआ कि 180 ग्राम ग्लूकोज oxidized in the presence of oxygen gives 38 molecule of एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर 180 ग्राम ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली एरोबिकली जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ऐसे में 38 मॉलिक्यूल एटीपी मिलता है। यानी अगर 1 एटीपी जो है वो 7200 जूल के बराबर है, तो 38 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना जूल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे अनएरोबिक रिस्पायरेशन। अनएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, क्या चीज होता है? तो द respiration which takes place without oxygen, यानी ऐसा रिस्पायरेशन जो बिना ऑक्सीजन के होता है, तो दैट इज नोन एज अनएरोबिक रिस्पायरेशन, इज कॉल्ड अनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसी को हम क्या कहेंगे? एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ध्यान रखना कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ईस्ट है, ये ग्लूकोज को एथेनॉल में तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखो इसमें क्या प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज जो होगा, सबसे पहले इसका क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस बनेगा, क्या? पाइरूवेट। ध्यान रखना इस बात को, पाइरूवेट। ये क्रिया किसमें होगी? साइटोप्लाज्म में होगी और इसको कहते क्या है? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस होगा। अब देखो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये प्रोसेस जो होगा वो फर्मेंटेशन कहलाएगा। इसको फर्मेंटेशन कहलाएंगे। जैसे कि ईस्ट में होता है, ईस्ट में in absence of ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इसमें नहीं है, तो बनेगा क्या? 2C2H5OH, एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ क्या बनेगा? 2CO2 और 2ATP। Only 2 ATP energy is released during the anaerobic respiration। एनारोबिक रिस्पायरेशन में केवल 2 एटीपी निकलते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल एटीपी जो है वो फ्री होती है एनर्जी के रूप में। 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल निकलता है और 2 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो याद रखने की चीज ये है कि ड्यूरिंग द एनारोबिक रिस्पायरेशन 1 molecule of glucose produces only 2 energy rich ATP। 1 molecule ग्लूकोज मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में 180 ग्राम जो है वो 38 मॉलिक्यूल निकालता है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में 180 ग्राम विल प्रोड्यूस ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन में बहुत कम होता है। यानी अगर रिस्पायरेशन अनएरोबिकली हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं निकलेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन में निकलती है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, फटाफट नोट करिए। फिर हम लोग आगे देखेंगे अब कि प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है और एनिमल्स के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है। मिटा ले।
चलिए, प्लांट्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इससे बाई प्रोडक्ट जो है वो एथेनॉल बनता है, और एनिमल सेल्स के अंदर भी जो है वो कभी-कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि अगर कभी भी विगोरियस फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है, तो ऐसे कामों में जो मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एरोबिकली नहीं पूरी की जा सकती है, यानी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से वो मसल्स जो होती है वो एनारोबिकली रिस्पायर कर लेती है ताकि वो एनर्जी की डिफिशियंसी को कंपनसेट कर सके। तो अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ये मसल्स जो होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में लैक्टिक एसिड बना लेती हैं, और इन लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स के अंदर क्रम्पिंग आ जाती है। तो अगर मस्कुलर सेल्स होंगी या कोई भी एनिमल सेल होगी, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये लैक्टिक एसिड्स जो होती हैं वो क्रम्पिंग क्रिएट कर देती हैं, क्रम्प्स बन जाते हैं। तो ध्यान रहे इस बात का कि अगर प्लांट सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है तो एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर एनिमल सेल जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, दो मॉलिक्यूल जो है वो लैक्टिक एसिड बनते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय आवर मसल्स, anaerobic respiration takes place by our muscles during excess physical वर्क या एक्सरसाइज, ड्यूरिंग फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो कैसे होता है इसमें, देखो C6H12O6, सबसे पहले क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस जब होगा कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में। अभी क्या बनेगा यहाँ पे, पाइरूवेट, ये पाइरूवेट का फॉर्मेशन होगा, दो मॉलिक्यूल पाइरूवेट बनेंगे। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। इसके साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप क्या चीज बन जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है एनिमल सेल के अंदर। तो आप इसी को केमिकल इक्वेशन की टर्म में भी लिख सकते हो, C6H12O6, सीधे क्या बनेगा, 2CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH, पाइरुविक एसिड बना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये दो मॉलिक्यूल CH3CH OH COOH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी, ये प्रोसेस होता है। फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स जो है वो कैसे रेस्पायर करते हैं। तो देखो, एनिमल की तरह से प्लांट्स भी जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, और इनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये रेस्पिरेशन के द्वारा अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। प्लांट्स जो है वो एनर्जी किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो है उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, और प्लांट्स ये ऑक्सीजन इसी एटमॉस्फेयर से लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसकी वजह से, डिफ्यूजन के द्वारा ये लेते हैं ऑक्सीजन। ध्यान रहे कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा या फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन बनता भी है,
तो प्लांट्स जो है वो इस ऑक्सीजन को भी यूज कर सकता है, उसको भी यूज कर लेता है। लेकिन जब रात के समय में क्या हो रहा होता है, रात के समय में सोलर लाइट होती नहीं है और ऐसी कंडीशन में प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेकर के अपना काम चला लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि प्लांट्स को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट्स ये एनर्जी जो है वो रिस्पायरेशन के द्वारा बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर भी रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। रिस्पायरेशन जो प्लांट्स के अंदर होता है वो एनिमल से थोड़ा डिफर होता है। तो कितने मामलों में ये डिफर होता है, देखो, द रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, respiration in plants is differ than in animal. एनिमल की तुलना में प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसा होता है, डिफर होता है। किसमें, कितने बिंदुओं में डिफर होता है? तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं कि all the parts of plant perform respiration। ध्यान देना इस बात पे कि प्लांट्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये सारे के सारे पार्ट्स जो प्लांट के हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं, जबकि एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों? एनिमल जो होता है वो किसी एक सिंगल यूनिट के द्वारा रिस्पायरेशन करता है। तो वेयर एनिमल परफॉर्म respiration by a single unit। एनिमल जो होगा वो रिस्पायरेशन किसके द्वारा करता है, एक सिंगल यूनिट के द्वारा। दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे कि रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेटरी गैसेस जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जबकि जो एनिमल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचना होता है। ऑक्सीजन को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचना होता है। क्योंकि प्लांट्स के सभी पार्ट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के द्वारा ले सकते हैं, इसलिए उनके अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एक लार्ज डिस्टेंस नहीं होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां से वो ऑक्सीजन को लेता है, और वो लिया गया ऑक्सीजन पूरे एनिमल की बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेड होता है बाय द ब्लड के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एनिमल बॉडी में ऑक्सीजन को एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ताकि वो रिस्पायरेशन कर सके, जबकि प्लांट्स बॉडी में ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के लिए कोई लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो एनिमल और प्लांट रिस्पायरेशन को डिफरेंशिएट करता है। क्या कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन plants respiration in plants there is a little transport of oxygen। on the other hand in animal oxygen is transported to a long distance, जबकि जंतुओं के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो एक लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लांट्स के अंदर
जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो स्लो होती है, जबकि एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो फास्ट होती है। यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट ए स्लो रेट। तो तीसरी चीज क्या है कि respiration in plants occurs at a slow rate। जो respiration होगा प्लांट्स के अंदर ये बहुत स्लो रेट में होता है, ये फास्ट नहीं होता है। on the other hand and the respiration in animal, जो एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन होता है occurs at very fast, जबकि एनिमल के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन बहुत तेज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो बहुत स्लो होता है, जबकि एनिमल के अंदर जो रेस्पिरेशन है ये बहुत फास्ट होता है? तो इसका सिंपल सा जो है वो आंसर है कि जो प्लांट्स के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनका रेस्पिरेशन रेट जो है वो स्लो होता है। जबकि एनिमल के लिए डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कन्वे कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनमें रेस्पिरेशन रेट भी ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा रेस्पिरेशन रेट होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस एनिमल बॉडीज में हो रहे हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शनल बने रहेंगे। और अगर ऐसा ना हो तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो एनर्जी स्टर्वेशन की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से क्या होंगे, वो वहीं पे रुक जाएंगे और वो प्रॉपर्ली फंक्शन काम नहीं करेगा, इससे एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो ये था 3 महत्वपूर्ण डिफरेंसेस जो प्लांट्स और एनिमल रेस्पिरेशन में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को ऑक्सीजन कहां से मिलता है। तो प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम डिफ्यूजन। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो पूरी बॉडी पार्ट्स के द्वारा होता है। रूट अलग करता है, लीव्स अलग करता है, स्टेम अलग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी प्लांट बॉडी के द्वारा क्या की जाती है, पूरे प्लांट बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन खींची जाती है। यानी ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के सभी बॉडी पार्ट्स में डिफ्यूज होती है। तो प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट को ऑक्सीजन किससे मिलेगा? डिफ्यूजन के द्वारा। तो प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो किसके द्वारा आती है? डिफ्यूजन के द्वारा आती है। अब देखो प्लांट का जो साइज होता है, जो शेप होता है, वो प्लांट ब्रांचिंग शेप का प्लांट होता है। प्लांट के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी लीव्स लगी होती हैं, ट्विंस होती हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया जो है वो वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा हो जाता है। इसलिए जितनी इनकी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो ऑक्सीजन की डिमांड आसानी से पूर्ण हो जाती है। एनिमल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा नहीं हो सकती है पूरी, क्योंकि एनिमल बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में एक लंबा समय लग जाएगा, और जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एनर्जी का प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, और इस वजह से एनिमल्स की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो अफेक्टेड होने लगेंगे। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट का सरफेस एरिया उसके वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा होता है, और इस लार्ज सरफेस एरिया के द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज हो सकती है। और बहुत अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है तो उस तरह से एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो जाता है, और उसके अंदर एनर्जी क्राइसिस नहीं होने पाती है या एनर्जी स्टर्वेशन नहीं होने पाता है। अब हम लोग जरा देखें कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स के द्वारा रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में रूट्स कैसे रेस्पायर करती है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि रूट्स जो होती है वो जमीन के नीचे होती है, और जमीन के नीचे मिट्टी में जो रूट्स होंगी
रूट्स के चारों तरफ जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वहां पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड अप होती है, यानी एयर इज प्रेजेंट in between the particle of soil. एयर जो होती है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पाई जाती है, और यही एयर जो होती है वो रूट्स में डिफ्यूज कर दी जाती है या डिफ्यूज हो जाती है। तो ध्यान रहे इस बात में कि रूट जो होते हैं, root of plant take the oxygen required for respiration, कहां से? from the air present in between the soil particle, जो एयर प्रेजेंट होती है सॉइल पार्टिकल्स में, प्लांट्स जो है जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है रेस्पिरेशन के लिए वो इसी एयर से ले लेता है जो उसके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होती है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा। अब जो एक्सटेंशन होता है एपिडर्मल सेल्स का रूट के अंदर, उसी के ऊपर जो, जैसे ये एपिडर्मल सेल्स है प्लांट के रूट्स की, इनके ऊपर कुछ एक्सटेंशन हो जाता है, ऐसे एपिडर्मल सेल थोड़ी सी ग्रो कर जाती है, इनको रूट हेयर्स कहते हैं। ये रूट हेयर्स जो होंगे ये एयर और सॉइल, यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर है उसके कांटेक्ट में होते हैं, और वहीं से ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या ऑक्सीजन इसी के थ्रू जो है वो प्लांट के रूट्स में डिफ्यूज हो जाती है, और रूट की जो सेल्स होंगी उनके अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन पे हैं और उनके चारों तरफ क्या हो गया? पानी लग गया है, तो वो प्लांट्स जो है वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पानी लग जाने की वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है, और ऐसे में रूट की जो सेल्स होंगी वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं, जिसके द्वारा जिसके द्वारा एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और एथेनॉल के फॉर्मेशन होने की वजह से उनकी रूट की जो सेल्स होती हैं वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं और रूट्स की सेल्स मर जाती हैं। तो जब रूट की सेल्स मर जाती है तो रूट्स जो मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है वो प्रोसेस खत्म हो जाता है, इसलिए पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डेड हो जाता है। तो इस तरह से रूट के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन स्टेम्स के अंदर कैसे होता है, तो इतनी चीजें फटाफट नोट कर लीजिए। इसको आइए देखते हैं। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, स्टेम्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो देखो, स्टेम्स जो हार्बिसियस प्लांट्स के होते हैं उनमें स्टोमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। जो हार्बिसियस प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में स्टोमेटा पाया जाता है, इसलिए जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो रेस्पिरेशन इन stems in herbaceous plants, the stomata is present
in their stems. The gaseous exchange takes place by the stomata. जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। हर्बेसियस प्लांट्स में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो स्टेम्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं और इसी स्टोमेटा के द्वारा जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर diffuses into stem cells through the stomata। जो ऑक्सीजन होगी एयर से डिफ्यूज होगी स्टेम सेल्स के अंदर, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। अब अगर हम लोग बात करें लीव्स की, तो रेस्पिरेशन इन लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है या लीव्स के द्वारा रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो देखो, जो प्लांट की लीव्स होती हैं इस पे भी छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं और जो गैसेस एक्सचेंज होगा यानी रेस्पिरेटरी गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं कि ऑक्सीजन की एंट्री होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? रिलीज होगी। ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा होते हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। देखो, the leaves of a plant have tiny pores। जो लीव्स होते हैं प्लांट के, इस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको क्या कहेंगे? स्टोमेटा। तो द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस through this stomata। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इसी स्टोमेटा के द्वारा होता है, यानी रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं वो स्टोमेटा के द्वारा एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं वो भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं? बाहर निकालती हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है तो दैट इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये डे टाइम में फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है, जबकि नाइट में प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं, इसलिए रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रात के समय में पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। इस बात को याद रखना है। क्या चीज? कि रेस्पिरेशन इन लीव्स occurs during daytime। ध्यान रखना कि respiration in leaves occurs during the daytime as well as night। यानी respiration जो प्लांट्स के अंदर होता है ये दिन और रात दोनों में होता है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये केवल दिन में होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को सोलर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फोटोसिंथेसिस occurs only during the daytime। फोटोसिंथेसिस जो है वो केवल और केवल किसमें होता है? दिन में होता है। तो जो नेट गैसियस एक्सचेंज होगा लीव्स में वो कैसे होता है? तो नेट गैसियस एक्सचेंज
इन प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स में जो नेट गैसेस एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में क्या होगा। ध्यान रखना, दिन के समय में क्या होगा? दिन के समय में जबकि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो ऐसे कंडीशन में लीव्स जो होती हैं वो कुछ ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती हैं, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। ध्यान रखना, अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा रिस्पायरेशन। क्या पढ़ा? रिस्पायरेशन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिस्पायरेशन में आपने पढ़ा कि C6H12O6 plus 6O2 that get converted into 6CO2 plus 6H2O plus क्या? एनर्जी। ये चीज पढ़ा। दिस इज द रिस्पायरेशन। क्या चीज है ये? अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें तो दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। वही क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस। कैसे? कि 6CO2 plus 6H2O that is get converted into 6C6H12O6 plus 6O2. This is photosynthesis. ये क्या है? फोटोसिंथेसिस है। ध्यान देना, जबकि ऊपर क्या है? रिस्पायरेशन है, यानी यहां से क्या हो रहा है? फूड का फॉर्मेशन। जबकि ऊपर क्या हो रहा है? फूड कन्वर्ट हो रही है किसमें? एनर्जी में। ध्यान देना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है, जबकि रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है? कंज्यूम होती है। रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है? कंज्यूम। तो ड्यूरिंग डे टाइम सब ऑक्सीजन फॉर्म बाय द फोटोसिंथेसिस कंज्यूम्ड बाय द प्लांट लीव्स फॉर रिस्पायरेशन। कुछ ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है, उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो पौधे के जो पत्तियां हैं उनके सेल्स रिस्पायरेशन के लिए उस ऑक्सीजन को क्या कर लेती हैं? यूज कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? यूज कर लेती हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या होता है कि रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसकी मात्रा जो है वो कहां यूज हो जाती है? फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय में रिस्पायरेशन के द्वारा पौधे बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है वो इनके एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होती है? यूज हो जाती है। लेकिन रात के समय में अगर हम लोग देखें, क्या कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में तो ये प्रोसेस होता नहीं है, यानी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तो रात में होता नहीं है। पौधे ऑक्सीजन रात में नहीं निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी पौधे यूज करते नहीं है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। लेकिन रिस्पायरेशन जो प्लांट्स में है वो दिन और रात दोनों में होता है। तो अगर रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा लेकिन रिस्पायरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज नहीं करेंगे, तो वो पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर होता है इट फॉर्म्स ए लेयर। ये क्या बनाती है? एक लेयर बनाती है जो जमीन की सतह पर ऊपर की तरफ जमती चली जाती है। यही रीजन है कि रात के समय में अगर आप देखो तो रात के समय में पेड़ों के नीचे थोड़ी गर्मी फील होती है। ये किस वजह से? केवल इसको निकालने से, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने से। अब समझ में आ गया होगा कि दिन के समय में क्या होता है? दिन के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है उसका कुछ हिस्सा रिस्पायरेशन में यूज हो जाता है। तो ये चीज याद रहेगी कि ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। कौन करता है? पौधे। दिस ऑक्सीजन, सम ऑफ this oxygen is used by the plants in respiration। इनमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए क्या करता है? यूज कर लेता है। अभी जो नेट गैसेस एक्सचेंज होता है डे टाइम में, तो ऑक्सीजन अभी जो बची होती है वो बाहर निकल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहां चली जाती है? अंदर चली जाती है। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी, कैसे? रेस्पिरेशन के दौरान। तो द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बाय द respiration is used by the plants in photosynthesis। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन के दौरान, प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। तो ऑक्सीजन जो बनी उसका कुछ हिस्सा यूज किया रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड इसने क्या किया? यूज कर लिया। तो द नेट गैसियस एक्सचेंज in plants during daytime is क्या? ऑक्सीजन कम्स आउट। ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकलती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट, या यहां पे आप लिख लो डिफ्यूज आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर आती है। अब रात के समय में क्या होता है? रात के समय में तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता नहीं है, क्योंकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस होती नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसे में नाइट में क्या होगा? एट नाइट द नेट गैसियस एक्सचेंज इज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बाहर निकलती है। एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन। ऑक्सीजन क्या होती है? अंदर जाती है। ये कहां से जाती है? एटमॉस्फेयर से, क्योंकि इस समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को जो ऑक्सीजन आवश्यक होती है वो कहां से ले लेगा? एटमॉस्फेयर से। कहां से ले लेगा? एटमॉस्फेयर से। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, और डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। पहले सिंपल एनिमल जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो तब तक आप लोग इन सारी चीजों को नोट करिए, अपने से नोट बनाइए, उन नोट्स को प्रिपेयर करिए, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स।
तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना, फिर बाद में ना रोना। थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर